लोक भवन से स्टेटमेंट आया है 5 तारीख को या 6 तारीख को कि हमने तो 2 तारीख की फाइल वापस भेजी हुई है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक क्यों सोई रही? जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसमें अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। एक बहुत सीरियस मैटर को नॉन सेंसिटिव वे से लिया गया। अगर उनको चिंता 34,000 एस्पिरेंट्स की होती, वो एलजी ऑफिस में जाते, एलजी साहब के पास जाते, वहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कॉल करते और एक डिसीजन लेते जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के हक में। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष एक नई डेमोक्रेटिक सरकार सामने आई है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण ड्यूल सेंटर ऑफ पावर्स है। लेकिन सब के बीच लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जिसका खामियाजा खासकर जम्मू कश्मीर की जनता और जो युवा हैं वो उठा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार कटाक्ष हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच वाक युद्ध चलता नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच जम्मू कश्मीर के जो सामाजिक परिदृश्य है आम जनता की सोच जा रही है और राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो क्या इशारा कर रही है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं चौधरी जुल्फकार जी, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जुमलों का दौर चलता हुआ नज़र आ रहा है और इन सबके बीच अभी हाल ही में जो CCE एग्ज़ाम्स थे और खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ा, क्योंकि 2 तारीख को जिस प्रकार उमर साहब ने काबीना की पहली मीटिंग दरबार मूव के बाद जम्मू में बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि खासकर रिजर्वेशन की फाइल LG ऑफिस में भेजी गई है और लगातार ये कहा जा रहा था कि डिले सिर्फ LG ऑफिस की तरफ से किया जा रहा है और LG ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन। क्या कहेंगे, झूठ का दौर चलता जा रहा है, ये परसीव किया जा रहा है आम जनता से? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि जो कंबाइंड सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ 7 दिसंबर को, तकरीबन 34,000 एस्पायरेंट्स थे जिनका एक पास्ट प्रेसिडेंट्स के बुनियाद पे जो चाहते थे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले और हम परीक्षा में बैठ सकें, एग्ज़ाम में बैठ सकें। हर सर्कल से, हर तरफ से एक पॉपुलर मूव था, लोगों की डिमांड थी, बच्चों की एस्पिरेशन थी, एग्ज़ाम देना था, compete करना था और उसमें जो जीत के आता, जो कामयाब होके आता, जो क्वालिफाई करता, वो सर्विस में इंटर होना। बच्चे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे। बिल्कुल। यहाँ जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ, यहाँ के सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से बच्चे ट्रामेटाइज्ड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो बड़ा हाई लेवल पे पहुँच गया हुआ है, तो बच्चों का एक जेन्युइन डिमांड था और अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसमें अपनी गंभीरता नहीं दिखाई। एक बहुत सीरियस मैटर को नॉन सेंसिटिव वे से लिया गया। LG महोदय और मुख्यमंत्री के दरमियान के क्या तल्लकात हैं, वो एक सामान्य रिलेशन होना चाहिए, वर्किंग रिलेशंस। और ये वार्ता जो है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस या LG के ऑफिस में, ये प्रेस के मीडियम से या ट्विटर के मीडियम से या सोशल मीडिया के मीडियम से नहीं होनी चाहिए। हैरानगी तो इस बात की है कि 2 तारीख को LG ऑफिस से फाइल वापस आती है विद सर्टन क्लैरिफिकेशन सीख करते हैं LG साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से 5 तारीख तक, 6 तारीख तक भी फाइल वापस नहीं जाती। जब एक पब्लिक ओपिनियन बहुत बन गया, प्रेशर बहुत बना, हर क्वार्टर से बना, तो 6 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का एक DO लेटर निकलता है जो चौधरी साहब के नाम एड्रेस है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। उनसे बहुत हलीमी से गुजारिश करते हैं कि आप जो कल होने वाला इम्तिहान है आप उसको एयर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन की वजह से पोस्टपोन कर दीजिए। कितना ही अच्छा होता कि वो ये विषय लेके, अगर उनको चिंता 34,000 एस्पिरेंट्स की होती, वो LG ऑफिस में जाते, LG साहब के पास जाते, वहीं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कॉल करते और एक डिसीजन लेते जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के हक में। बट हुआ नहीं और इसी तरीके से वो फाइल गेम हो रही है और इससे लोगों का जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसको सरकार जो है
जम्मू कश्मीर के लोगों को दे आर पुशिंग टू द वॉल, और इससे रियासत का भला नहीं होगा, मुल्क का भला नहीं है। लोगों ने इस सरकार को बहुत उम्मीदों से चुन के भेजा था, और इनको ये डिसीजंस जो हैं बड़े सीरियस मैनर में लेने की ज़रूरत है। तो साहब, बाबा बेबाकी से आप हमेशा बात करते आए हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 तारीख को अगर एलजी ऑफिस से फाइल वापस जाती है विद स्पेसिफिक क्वेरी, और 7 तारीख को एग्जाम्स है, 6 तारीख तक ना केवल मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम और मैडम सकीना इत्तू की तरफ से यही बयान आ रहे हैं कि एलजी ऑफिस से डिले किया जा रहा है। क्या उनको ये पता नहीं है कि फाइल वापस जा चुकी है? देखिए ना, ये तो क्लैरिफिकेशन लोक भवन से आ गई थी। लोक भवन से स्टेटमेंट आया है 5 तारीख को या 6 तारीख को कि हमने तो 2 तारीख की फाइल वापस भेजी हुई है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक क्यों सोई रही? और 6 तारीख को रात को 7-8 बजे चीफ मिनिस्टर साहब एक पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए एक अपना डीओ लेटर शूट करते हैं, जबकि एग्जामिनेशन वाज ऑल सेट टू बी हैपन, और वो होना था एग्जाम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो रात को वो लेटर शूट करते हैं। बहुत सारे आपको पता है कि इस मुल्क में पेपर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उस वक्त मजबूर था कि उस स्टेज पे जाके वो पेपर पोस्टपोन कर पाते, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। मैं अब भी कहता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रिलैक्सेशन दें एंड गिव देम अनदर चांस। जो बच्चे रह गए हैं क्या फर्क पड़ता है? अनदर पब्लिक सर्विस कमीशन बी ऑर्डर्ड टू होल्ड अनदर एग्जाम। इसी के साथ फॉर द सेम पोस्ट दे इंक्लूड मोर स्टूडेंट्स, दे इंक्लूड मोर एस्पिरेंट्स, जिनका जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी हैं, जिनका एज रिलैक्सेशन का मैटर चल रहा था, तो कौन सा आसमान गिर जाएगा? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी सीरियस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे और उन बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ है। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह आप बोले आपके कि बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उम्मीद कर रहे थे एज रिलैक्सेशन को लेकर, और पिछले साल की अगर बात करें तो खासकर रिजर्वेशन को लेकर ओपन मेरिट के बच्चों की तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद मेहंदी रऊला खुद बच्चों का प्रोटेस्ट को उन्होंने लीड किया, और इस बारे भी उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जो शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है उसके बाद अगर भी सिचुएशन इस मुद्दे पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता तो बच्चों को फिर एक बार वो लीड करेंगे। तो क्या एक रिजर्वेशन का मुद्दा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन 3 महीने के आखिरी दिन वो रिपोर्ट कैबिनेट के पास और लॉ डिपार्टमेंट के पास, उस पर भी एक डिले टैक्टिक्स हो रही है। देखिए, यहाँ जो कुछ हो रहा है वह वक्त गुजारने के लिए किया जा रहा है। यहाँ कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही कि संजीदगी से ये मसाइल को हल किया जाए, लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए। जो क्लैरिटी है उस क्लैरिफाई करें चीज़ों को, उसको क्रिस्टल क्लियर लोगों के सामने लाने के बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन इज़ ए मैटर ऑफ राइट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ये कोई चैरिटी नहीं है। उसके आधार क्या है, मैं उन पे उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन को ड्रास्टिकली कोई रिड्यूस करेगा किसी का, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई जेन्युइननेस होगी। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर के परिस्थितियाँ बड़ी मुख्तलिफ हैं। जो सोच जम्मू में बैठने वाले की शायद वो रजौरी पुंछ में बैठने वाले के साथ मैच ना करती हो, जो चिनाब वैली में है शायद वो सोच कश्मीर वैली में किसी के साथ मैच ना करती हो। हमारी टोपोग्राफी, हमारे यहाँ के एथनिसिटी, हमारा यहाँ का जो रहन सहन है बहुत मुख्तलिफ है, और जम्मू कश्मीर में हर परिस्थिति को मद्देनज़र रख के फैसले लिए जाने चाहिए। अब देखिए, यहाँ अभी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज वाला जो एक इशू चर्चा में है, ये सेंसिटिविटी को पहले देख लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। जो सेंसिटिव इशू बाद में रेज होने हैं, मुझे लगता है कि सरकारों को इन चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए, ताकि कल किसी की भी को ठेस ना पहुँचे, किसी को ये फील करने का अपॉर्चुनिटी ना मिले। फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर लोगों को सियासत करने का मौका मिलता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हमने एक बहुत मुश्किल टर्माइल देखा है, बहुत मुश्किल दौर देखा है। जम्मू कश्मीर बहुत सारे क्राइसिस में से बाहर निकल के आई है। मैं उमर साहब से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठा था कि जब ये सरकार, नई सरकार बनी, हम सारे पॉलिटिकल क्लास ने सफ़र किया है 2019 से लेके 2024 तक, और अब उमर साहब एक चेंज्ड मैन नज़र आएंगे। वो जम्मू कश्मीर की रियलिटीज़ को, परिस्थितियों को समझेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया है। वो डे बाय डे एग्रेसिव होते जा रहे हैं। वेयर एज ही इज पोज्ड व्हेन ही इज इलेक्टेड, ही इज सपोज्ड टू कैरी एवरीवन विद हिम, ही इज सपोज्ड टू कैरी द लीडर ऑफ अपोजिशन विद हिम।
जहां आपकी देखिए अपोजिशन हमेशा आपके लिए एक आई ओपनर रहता है, आपके लिए आपकी गलतियों की वो निशानदेही करता है, उससे आपको सुधरने का मौका मिलता है। अगर सारे आपकी शाबाश करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी गलतियों से सुधर सकेंगे। वो मैटर भी अभी रिसेंट कैबिनेट में कहते हैं, हमने जो प्रेस के माध्यम से सुना कि रिजर्वेशन वाला मैटर जो है वो कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, लेकिन उमर साहब ने उस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया होगा और जो उपराज्यपाल साहब की मंजूरी के लिए, अनुमति के लिए भेजा गया है, वो इंसाफ पे मबनी होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई होगी। और अगर किसी भी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वेदर इट्स ओपन मेरिट कैटेगरी और इट्स द रिजर्व कैटेगरी, पीपल विल नॉट स्पेयर दिस गवर्नमेंट। एक महत्वपूर्ण चीज़, एक पत्रकार का घर डिमोलिश होता है और उसमें भी कहीं ना कहीं सियासत, और उमर साहब और उनकी सरकार डिलाइन मोड में है कि उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं है। एलजी साहब की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आई है रविंद्र रैना जी के हवाले से कि वहाँ से भी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ। ये चल क्या रहा है? देखिए, मुझे तो स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में कुछ ज़्यादा जो प्रेस से ही पता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी को भी सरकार के साथ मिलके चलना चाहिए, चाहे वो एलजी ऑफिस के साथ मिलके चलें या वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ मिलके चलें। गवर्नमेंट की ब्रॉडर पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली ही एक्ट होने चाहिए और हम किसी भी सिलेक्टिव एक्शन के खिलाफ हैं। और जो ये लगता है लोगों में डे बाय डे कन्फ्यूजन और क्यास बढ़ता जाता है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। लोगों ने बहुत भारी मात्रा में वोट डाल के एक सरकार चुनी है, चाहे वो उन्होंने वोट एक पार्टी को दिए हैं या दूसरी पार्टी को दिए हैं। जो लोग विधानसभा में गए हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और लोगों को एक उम्मीद जगी थी 2024 के इलेक्शन के बाद कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उनका समाधान होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम अभी भी वो वक्त गुजारने पे, जब उनसे पूछा जाता है सरकार से, क्या बताइए जनाब, आपने हमारे साथ गैस सिलेंडर देने का वादा किया, आपने हमें फ्री बिजली देने का वादा किया, आपने राशन देने का वादा किया, आपने पेंशन बढ़ाने का वादा किया, आपने 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा किया, आपने बहुत वादे किए, लेकिन आपने एट द सेम मोमेंट आपने उन चीज़ों का जवाब जब कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं बीजेपी 11 साल का हिसाब दे। अरे 11 साल का हिसाब की बात नहीं, वर्तमान की बात नहीं करनी चाहिए, हमें फ्यूचर की बात करनी चाहिए, प्रेजेंट की बात करनी चाहिए कि हमें जिस मैंडेट पे चुन के आए हैं हम 5 साल के बाद जवाब देंगे। लोगों के साथ आपने वादा किया था कि आप 3 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें स्टार्ट करोगे। आज 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, आपने एक भी अपना पोल प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और जहाँ तक आपकी मुराद की बात है, जहाँ तक आपके 150-150 200 अफसरों की ट्रांसफ़र लिस्ट निकलती है, वो अख्तियारात आपके पास हैं। और जब लोगों के इश्यूज़ की बात आती है तो आपको स्टेटहुड चाहिए। हर छोटे मोटे काम के लिए स्टेटहुड की ज़रूरत तो नहीं है ना, स्टेटहुड होना ज़रूरी है, लेकिन आप हर चीज़ को इस पैमाने से नापेंगे कि स्टेटहुड नहीं तो पानी नहीं, स्टेटहुड नहीं तो बिजली नहीं, स्टेटहुड नहीं तो राशन नहीं, स्टेटहुड नहीं तो ये नहीं। अगर स्टेटहुड नहीं है तो आप 200 अफसरों की ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? ये भी फिर स्टेटहुड के साथ ही जुड़ा होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि एक्सक्यूज़ को नहीं लेके चलना चाहिए। आपके जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाएं, ईमानदारी से निभाएं। जो वादे आपने किए हैं उन वादों को पूरा करें। मरकज़ की सरकार से आपको बजट में कमी नहीं है, मरकज़ आपको फुली फंडिंग कर रहा है। मरकज़ ने आपको बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, ग्रामीण सड़क योजना में खुल के पैसा दिया है। आपको हर स्कीम में आपको सफिशिएंट फंडिंग, जो पहले से बजट था, अब रिसेंट जनवरी में बजट आएगा, आप देखेंगे देयर इज़ नो कर्टेलमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर 2-3 विषय जो हैं जो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। वन इज़ होम और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो लॉ एंड ऑर्डर। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। इन 3 विषय को लेके हर विषय जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है और जम्मू कश्मीर सरकार को इन सारी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। हम उनके कोई दुश्मन नहीं हैं, हमारे निजी तल्लकात उनके साथ भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जहाँ तक अवामी मसाइल की बात है, हम पब्लिक लाइफ में लोग हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करें।
टाइम गुजारने के लिए हम ये जो गेम्स खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक नाइंसाफ़ी। ये भी परसीव किया जा रहा है कि जिन पोल प्रोमिसेस का आपने जिक्र किया और लोगों का ये मानना है कि उमर सरकार हैज़ फेल्ड टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस, ये कहा जा रहा है कि उमर सरकार इज प्लेइंग द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू अवॉइड दीज पोल प्रोमिसेस। डेफिनेटली लगता तो यही है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं और वो करना भी नहीं चाहते। वो हर चीज़ को एक बुलेट प्रूफ शील्ड बना के स्टेट को आगे लेके चलना चाहते हैं, और उस बुलेट प्रूफ शील्ड में ये कब तक टिक पाएगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उनको ये देखना चाहिए, बडगाम का इलेक्शन हारना, मैं नगरोटा की बात नहीं करूँगा, लेकिन बडगाम का इलेक्शन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हारना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपके जो किए हुए वादे हैं वो पूरे नहीं हुए, आपसे लोग खफा हैं, आपसे लोग नाराज़ हैं। वो इंडिकेटर है, वो आपकी एरोगेंस के अगेंस्ट एक लोगों का वर्डिक्ट है। जब आप कहते हो कि हमारे घर के लोग बिजली का बिल देते हैं तो आप क्यों नहीं देंगे, तो आप अपने घर के लोगों को दुनिया के साथ, आम लोगों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। आपके घर की आमदन शायद ज़्यादा होती होगी, लेकिन आम एक नागरिक की आमदन वैसी नहीं है। आपने कहा था कि हम बिजली लोगों को मुफ्त देंगे, आज गांव-गांव में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। आज लोगों पे आपने पानी का बर्डन डाल दिया है, आपने गांव-गांव में पानी के बिल लोगों को देना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्टेट में, जिस स्टेट की सिचुएशन ऐसी हो, आपका सिस्टम अभी प्रॉपर इन प्लेस नहीं है, तो आप लोगों पे इतना बर्डन डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द फ्रीबीज। मैं नहीं कहता हूँ, किसने कहा था उमर साहब को कि आप वो पोल प्रोमिसेस करिए जिस पोल प्रोमिसेस को आप फुलफिल ना कर सकें। पोल प्रोमिसेस तो आपने बाई चॉइस किए हैं ना, बाई फोर्स तो नहीं किए हैं, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया था कि आप इन प्रोमिसेस को, इसका मतलब आपने लोगों के साथ एक दगा किया है। और बडगाम के नताइज ने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से। चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की अगर बात करें, एमबीबीएस सीट्स का जो रो चल रहा है, अगर पहले ही प्रॉपरली होमवर्क किया होता तो क्या इस विवाद को टाला जा सकता था? देखिए, संविधान में इस चीज़ की गुंजाइश है कि मिनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को। अलीगढ़ को मिनॉरिटी स्टेटस है, बीएचयू को मिनॉरिटी स्टेटस है, आप ये जो अमृतसर में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उनको मिनॉरिटी स्टेटस है, बहुत सारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, उनको मिनॉरिटी स्टेटस है। तो मुझे नहीं लगता है कि मिनॉरिटी स्टेटस यहाँ नहीं मिल पाता, ये मिनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए है। अब देखिए, मैं उस एडमिशन के विषय पे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि धर्म को एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ना सकते हम। कि एक बंदा डॉक्टर है तो वो कोई एक धर्म का होगा तो दूसरे धर्म का बंदा उसके पास इलाज करवाने नहीं जाएगा। हमें तकलीफ होती है तो हम हिंदू डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, और बेस्ट टू देयर एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, बेस्ट टू देयर एक्सपीरियंस, बेस्ट टू देयर नॉलेज, they are treating us. They never tell us you are a Muslim and we will not treat you. Similarly, Kashmir have produced many good doctors, renowned doctors in the world, जो जिनने यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया में उनने नाम को, अली जान डॉक्टर, he was known for his capabilities and abilities. तो मुझे नहीं लगता कि हमें धर्म को इन संस्थाओं के साथ जोड़ना चाहिए, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ना चाहिए, कोई भी पढ़े। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि वहाँ का एक परिस्थिति डिफरेंट है। तो हमारे पास संविधान में गुंजाइश थी, जब आपने बिल बनाया, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी क्या सो रही थी जब उन्होंने ये किया? उनको जब एक फैक्ट है कि जो इंस्टीट्यूशन चलता है वो उसी बुनियाद पे चलता है कि उसको जो डिवोटीज़ हैं माता वैष्णो देवी जी के, वो डिवोटीज़ के जो चढ़ावा आता है उस पैसे से वो चलता है, और नेचुरली फिर उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़ते हैं। तो इस चीज़ को जिस तरीके से भड़काने वाले बहुत सारी संस्थाएं बीच में आ जाती हैं, उन्होंने इस चीज़ को फ्लेयर अप कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पहले से इस चीज़ पे गंभीरता से सोच के इसको मिनॉरिटी स्टेटस दिया होता, सीट्स रिजर्व होती, 50-50 होती, 75-25 होती, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन इमर्ज नहीं होती या सिचुएशन नहीं बन पाती। मुझे लगता है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने और श्राइन बोर्ड ने इस विषय को संजीदगी से पहले नहीं लिया। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आए, जम्मू कश्मीर के हालात पर आपने अपना इंसाइट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।